नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो आज सेशन हम करने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और विशेष रूप से जो इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले मेरे मित्र हैं उन सब के लिए ये बहुत काम का है। चलिए शुरुआत करते हैं। खबर कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो 21 साल उम्र नहीं करने वाली। किस चीज की उम्र नहीं करने वाली? लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है, जो फिलहाल 18 साल है, उसे बढ़ाकर 21 साल नहीं करेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकार क्यों कर दिया? बस आज के सेशन में यही तो जानना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए यह कहा है कि भाई ये काम संसद का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद करे तो बेहतर है, हम इस मामले में आगे इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल लोगों ने पूछा कि आपने आज से पहले तो बहुत सारे मामलों में इंटरफेयर किया है, चाहे कार्यस्थल पर यौन हिंसा हो, चाहे सबरीमाला मामला विवाद हो, या फिर जो हाल ही के अंदर जो महिलाओं के गर्भ धारण के लिए गर्भपात के लिए जो कानून आया था उसमें इंटरफेयर हो। आपने तो किया है। अब अचानक आप अपने हिसाब से नियम क्यों बदल लेते हैं? आपने जो बात बोली कि आइडियलिस्टिक तरीके से संसद का काम होना चाहिए कानून का निर्माण करना, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये तो वास्तविकता में हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में लिखा है। लेकिन फिलहाल जो आपने तर्क दिया है, यह तर्क आपकी पुरानी बातों से मैच नहीं खाता। खैर, यदि आप इस बात को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन है और इसके अंदर जितने भी मूल अधिकार हैं, संसद से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी होने जा रही हैं। साथियों, हाल ही के अंदर सुर्खी बनती है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन रिक्वेस्ट सीकिंग यूनिफॉर्म मैरिज एज फॉर मैन एंड वुमन। अच्छा, जैसे ही हम यूनिफॉर्म शब्द देखते हैं अचानक दिमाग की बत्ती जलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। वास्तविकता में यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना फिलहाल इस कंटेक्स्ट में नहीं है। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल एज का मतलब क्या हुआ कि आदमी और औरत की जो शादी की न्यूनतम आयु सीमा है वो एक जैसी कर दी जाए, दैट इज यूनिफॉर्म कर दी जाए। कितनी? 21 और 18 को 21 और 21 वर्ष कर दिया जाए। कौन माननीय थे जो ये चाहते थे? एक वकील साहिबान थे जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय है। इन्होंने अपने द्वारा एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थी। इनकी जनहित याचिका की सुनवाई खुद CJI की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी, और उस बेंच ने यह कहते हुए इनकी याचिका को खारिज कर दिया कि इस विषय पर कार्य संसद को करना चाहिए, हमें नहीं। और यह कहते हुए संसद में जो दलीलें दी गई वो आज के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो ये सवाल या फिर ये जो विषय आज हम चर्चा में ले रहे हैं ये कई डोमेन को टच करता है, जैसे गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ये तो टच करता ही है, जो कि UPSC GS पेपर 2 का हिस्सा है। वहीं GS पेपर 2 के अंदर जो सोशल जस्टिस है, यानी कि सामाजिक समानता की, जब सामाजिक न्याय की जब बात होती है तब चाइल्ड मैरिज GS पेपर 2 का एक बेहतरीन पार्ट बनता है। सामाजिक न्याय की जब बात की जाए तो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे फिर वो महिला पुरुष हो, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, उन सब के लिए एक समान भाव सरकार सुनिश्चित करे, इसलिए इस प्रकार की चीजें पढ़ने और पढ़ाने में काम की होती हैं। ठीक है, मैं कुछ आपको रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस देता हूं जिन्हें आप कंटेंट के साथ जब सेशन पूरा हो जाएगा अभ्यास में भी देख पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि सोशल जस्टिस से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप सेशन पूरा होने पर मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड है, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जो भी वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, वहां पर प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल के लिए अश्विनी उपाध्याय जी ने, जो कि एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस वाली बेंच के सामने अपनी बात को रखा था। ये जजेस की जो बेंच थी उसमें जस्टिस PM नरसिम्हा थे, CJI DY चंद्रचूड़ थे, और साथ में जस्टिस JB पादरीवाला थे। आप तीनों की बेंच के सामने इनके द्वारा, यानी अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा, यह मांग की गई थी। क्या मांग थी? कि साहब महिला और पुरुष की उम्र एक समान कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका यहां तक पहुंची कैसे थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट में पहले लगाई गई थी, वहां पर जब नहीं हो पाई तो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि आप हमसे चाहते क्या हैं? तो इन्होंने कहा सर 18 साल की उम्र को हटा दिया जाए।
ठीक है, 18 साल की उम्र को हटा दिया जाए और उसे 21 कर दिया जाए। जब आप ये वाला पॉइंट सुनते हैं ना कि 18 को हटा दिया जाए, 21 कर दिया जाए, देखिए फिलहाल जो देश में है वो क्या है कि जो पुरुष हैं, एक सेकेंड रुके आप, हमारे देश में फिलहाल क्या है कि जो हमारे देश के अंदर जो पुरुष हैं उनके लिए जो आयु की सीमा है वो कुछ इस प्रकार से निर्धारित है कि पुरुषों की सीमा 21 साल न्यूनतम आयु की सीमा, और महिलाओं के लिए 18 साल। अच्छा, बाय द वे ये निर्धारित कैसे हुई 21 और 18? इसके पीछे की भी लंबी कहानी है। लंबी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल के दौरान पहले शुरुआती समय पर न्यूनतम आयु जो महिलाओं के लिए थी ये कुछ निर्धारित ही नहीं थी। 1891 में जाकर के ब्रिटिश काल के समय पर एक बार यह निर्णय लिया गया कि शादी की उम्र मिनिमम 12 साल तो की जानी चाहिए महिलाओं के लिए। 1891 से यह काम चलता रहा। 1929 में जाकर के शारदा मैरिज एक्ट के नाम से कानून बना, जिसमें निर्धारित किया गया कि महिलाओं की उम्र शादी के लिए 14 साल और पुरुषों की उम्र अधिक 18 साल न्यूनतम रखी जाएगी। 1929 से शुरू हुआ यह कानून फिर देश की आजादी तक चलता रहा। फिर उसके बाद महिलाओं की शादी की उम्र को 14 से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। न्यूनतम आयु जो है वो 15 साल कर दी गई। और ऐसे ही देश की आजादी के बाद से लेकर 1978 तक देश के अंदर शारदा मैरिज एक्ट ही चलता रहा। शारदा मैरिज एक्ट के अंदर शादी के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 15 साल के 15 साल चलती रही। सन वर्ष 1978 में जाकर के इस 15 साल की क्राइटेरिया को बढ़ाकर 18 साल किया गया और पुरुषों की सीमा को 21 साल किया गया। यानी एक प्रकार से देश में एक लंबे समय तक आजादी के बाद भी शादी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष ही थी। 1978 के बाद हुआ यह परिवर्तन, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शादी के लिए एक नियत आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई। वर्ष 2006 के अंदर शारदा मैरिज एक्ट को हटा दिया गया और उसका स्थान लिया बाल विवाह निषेध अधिनियम ने। यानी एक प्रकार से बाल विवाह को रोकने के लिए यह कानून अब नए नाम से जाना जाने लगा। 21 वर्ष और 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई। 2006 से चला आ रहा, हालांकि 1978 से ही चला आ रहा है, लेकिन 2006 से यह कानून का नाम बदल चुका है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। फिर आज इसके पीछे मांग उठती है कि यहां पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाए, महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया जाए, तो उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। 18 से 21 की जो ये मांग है ये फिलहाल संसद में भी लंबित है। संसद इसके ऊपर कानून बना रही है। 2021 से वो हाई पावर्ड कमेटी के पास गया हुआ है, लेकिन इसी बीच में अश्विनी उपाध्याय नाम से जो वकील साहब हैं ये इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रकट होते हैं और ये सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि ये जो न्यूनतम आयु है 18 साल, आप इसे हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम 18 साल वाला फिगर हटा देते हैं, मान लीजिए कि आपके कहने से हमने 18 साल वाला फिगर हटा दिया, तो पॉइंट नंबर 1, फिर तो न्यूनतम आयु कुछ रह ही नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए पुरुषों के लिए तो 21 साल कह दिया, महिलाओं के लिए आपने 18 साल कह दिया, लेकिन अगर हमने 18 साल वाला क्राइटेरिया हटा दिया फिर तो कोई एज रह ही नहीं जाएगी, फिर तो किसी भी उम्र की शादी को वैलिडेट किया जाना होगा। तो उपाध्याय जी ने कहा कि नहीं साहब, 18 साल हटाने का मेरा मतलब यह है कि आप 21 साल का कानून भी बनाने की कह दीजिए, अर्थात आप 18 हटाइए लेकिन 21 बनाइए। तो भाई एक बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय जी से कहा कि आप 18 हटाकर 21 करने की अगर हमसे कहते हैं तो हम अगर यह कह दें कि 21 साल का काम हम नहीं करेंगे, इसे संसद करे, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का है। अच्छा, लेकिन आपके कहने पर हम यह हटा दें तो फिर संसद में 21 नहीं बना, आपके कहने पर 18 हमने हटा दिया, तो महिलाओं के लिए तो कोई भी आयु, वैधानिक आयु बचेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में संसद ने कहा कि हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये वाला काम भी नहीं करेंगे, यानी इस क्राइटेरिया को डिलीट हम नहीं मारेंगे और 21 साल का क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक है साहब। इस बात में जब बात होने लगी तो फिर संसद से यह बात सामने आई कि यार इस पे तो ऑलरेडी कानून बनने गया हुआ है, आप हमारे पास क्यों आए हैं? तो बोले सर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि देश में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 होना जरूरी है। बोले किस प्रकार से होना जरूरी है? और 21 का भी यहां पर होना जरूरी है महिलाओं के लिए। बोले भाई ऐसा क्या चाहते हो? बोले देखिए सर, बात ऐसी है कि क्यों ऐसा किया जाए कि महिलाओं को 14, मतलब आर्टिकल 14 कहता है, क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए
जो शादी की न्यूनतम आयु है वो 18 साल क्यों हो, 21 क्यों ना हो, उन्हें जेंडर के आधार पर सेपरेट क्यों किया जाए। इधर देखिए, ग्राउंड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, आप सेक्स के आधार पर उन्हें सेपरेट क्यों ट्रीट कर रहे हैं। आर्टिकल 15 का आप उल्लंघन करवा रहे हैं। और आर्टिकल 14 जब कहता है कि हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति समान है, तो समानता में महिलाओं को 18 साल की न्यूनतम आयु के साथ में बराबरी का हक कैसे मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर बहस हो रही थी। आर्टिकल 21 जो कि जीने के अधिकार की बात करता है, तो बोले आप एक प्रकार से महिलाओं को बराबरी चाहते ही नहीं है, तो आप इसको देना अगर चाहते हैं तो इन कानूनों को या इन मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए और 21 साल तक ले जाया जाए। सीजेआई ने कहा कि भैया देखो, 18 साल की अगर हमने उम्र हटा दी तो 5 साल की बच्ची की शादी भी फिर वैध हो जाएगी, क्योंकि हटाने का काम अगर हम करना चाहें, क्योंकि हमसे यह कहा जाता है आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रखते हुए कि कुछ अगर गलत है तो उसे हटा दो। तो अगर आपकी बात हम मान लें कि 18 वाला क्राइटेरिया हटा दें तो भाई हटाते ही तो 5 साल की शादी भी वैध हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह कानून बन जाए वो ज्यादा जरूरी है, और बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट करे, ऐसा यहां पर जज ने कहा। आपको अब मैं थोड़ा सा सरकार की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए साथियों, आज से लगभग 1 साल पहले जब यह कानून सबसे पहले संसद में पहुंचा था, तब भी मैंने आप लोगों को यह सेशन कराया था। हमारा जो वो पुराना चैनल था जिस पर हम काम किया करते थे, उस पर मैंने यह सेशन करवाया था कि लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 की जगह 21 साल होगी। यह क्यों कराया था? क्योंकि असल मायने में केंद्र सरकार के द्वारा इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास किया गया था। क्या प्रयास किया गया था? भारत के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वर्ष 2021 में लोकसभा के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करते हुए कहा गया था कि महिलाओं और पुरुषों की जो उम्र है शादी की, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यह बिल लोकसभा के अंदर पारित किया गया था, लाया गया था स्मृति ईरानी जी के द्वारा। लेकिन यह बिल उसके बाद से हाई पावर्ड कमेटी के पास में है, और यह कमेटी तब से इस बिल पर विचार ही कर रही है। यानी लोकसभा में भी ऑलरेडी यह मुद्दा विचाराधीन है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ जाए। अब दूसरी बात यहां पर निकलती है, एक चीज तो अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, संसद का स्टैंड क्या है। संसद में बिल ऑलरेडी प्रस्तावित है, कमेटी के पास गया हुआ है, संसद खुद चाहती है कि यह कानून बने, महिला और पुरुषों की शादी की उम्र एक समान हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आप लोगों के लिए 2-4 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दे गया। इवन एक इतना अच्छा पॉइंट दे गया जो वर्ष 2015 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि देश के अंदर संविधान की संरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है। हालांकि उस समय प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस दिए गए थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन 4 ऑप्शंस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सही जवाब था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आंसर दिया है वो आंसर भविष्य में अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपके दोनों आंसर करेक्ट होंगे। दूसरा कौन सा आंसर होगा? पार्लियामेंट को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का संरक्षक बताया है। डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने हाल ही में कहा है कि संसद भी संरक्षक है। तो आप में से जो विद्यार्थी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स के हुए आंसर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को संरक्षक माना गया था। हालांकि बाकी 3 पॉइंट्स में यह चीज पूछी नहीं गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आंसर सही था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या कहा है कि संसद भी संविधान की संरक्षक है। यानी इन्होंने कहा कि हम इकलौते एकमात्र कस्टोडियन नहीं हैं संविधान के। आप में से कुछ लोगों को यह सवाल दिमाग में अटक सकता है, इससे कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन का मतलब हुआ कि अगर संविधान में कुछ भी गलत होगा तो उसकी हिफाजत करने के लिए हम आगे निकल कर आएंगे। दैट काइंड ऑफ नेचर इज नॉन एज कस्टोडियन। सुप्रीम कोर्ट आज तक यह काम जुडिशियल एक्टिविज्म आर्टिकल 13 के तहत करती आई है। हालांकि वो जुडिशियल रिव्यू कहती है, हम लोग उसे एक्टिविज्म कह देते हैं जब ज्यादा इंटरफेयर होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को हटाया है, अमान्य किया है, उन्हें साइड लाइन कर दिया है कि नहीं भाई ये मान्य नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर यह बात जब निकल कर आती है कि जो संसद कानून बनाती है वो खुद भी संसद की संविधान की संरक्षक है, यह सुप्रीम कोर्ट की बात अब आने वाले समय में बार बार कोट की जाएगी। आज के सेशन में यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आई है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीजेआई ने कहा हम अकेले संविधान के संरक्षक नहीं है, संसद का रुख करें और वो भी संविधान की संरक्षक हैं।
ठीक है साहब। अब उपाध्याय ने यह कहा कि साहब मैं इस मुद्दे को लेकर के क्या लॉ कमीशन के पास जा सकता हूं? बोले आपको किसी ने जाने से रोका है क्या? चले जाइए, हमसे इजाजत लेके क्यों जाना चाहते हैं? तो फिर खुद अमृत जो उपाध्याय साहब थे जो केस लेकर गए थे, इन्होंने कहा कि सर मुझे अगली कोई तारीख दे दीजिए, आज मैं पूरी तरह प्रिपेयर होकर नहीं पहुंच पाया हूं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को हम यहीं रफा दफा करते हैं, बाद में संसद से यह काम पूरा हो जाएगा, आप जाइए। ठीक है, तो ऐसा करके जो रेमेडी लेने के लिए आर्टिकल 32 के तहत पहुंचे थे उपाध्याय साहब PIL लगाकर, उन्हें यहां से कोई भी जबरदस्त जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की राह दिखा दी कि साहब आप आगे जाकर के संसद से विश्वास रखें कि वहां से कानून बनेगा। अब जो संसद ने आज कार्य प्रदर्शित किया है, असल मायने में देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सही तरह से संचालित करने के लिए भारत के जो नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें आर्टिकल 50 के तहत यही बात कही गई है। क्या कही गई है? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा कार्य का प्रदर्शन किया है, वो आर्टिकल 50 के अंदर बहुत अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है? द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। यानी एक प्रकार से सेपरेशन की बात की है, अधिकारों के पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 के अंदर की गई है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, अर्थात जुडिशरी को न्याय का काम करना होना चाहिए, तो वहीं पर जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसको कानून बनाने का काम करना चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का कार्य करना चाहिए। आज जिस समझदारी का कहिए या फिर जिस बहुत ही अच्छा स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को यह किनारा करते हुए कहा है संसद संसद का काम करे, न्यायपालिका न्यायपालिका का कार्य करेगी, यह सेपरेशन ऑफ पावर की एकदम बेहतरीन व्याख्या है। उम्मीद है यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई हो। तो संसद ने कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्यों नहीं कहा? आर्टिकल 50 की पालना अच्छे से हो गई इसलिए नहीं कहा। ठीक है साहब, चलिए अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन बनना शुरू होता है जब हम सुप्रीम कोर्ट की इतनी अच्छी बातें, देवतुल्य वाणी सुन लेते हैं कि वाह, इन्होंने लोकतंत्र में विश्वास किया है, संसद के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है एक प्रकार से कि आप लोग ही डिसीजन लें, हम नहीं लेंगे। तो अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है जो कि आर्ग्यूमेंटेटिव है कि सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपने आज तक पहले कभी इस बात पर विचार क्यों नहीं किया? बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले आपने आज से पहले भी तो कई बार जब कोई कार्य संसद नहीं कर पा रही थी या आपको लगा कि आपको ठीक लगता है, तो आपने संसद के अधिकारों को अपने आदेश में डाल दिया। जैसे विशाखा गाइडलाइंस देख लीजिए, जैसे सबरीमाला के अंदर महिलाओं का प्रवेश देख लीजिए, 10 से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाओं का प्रवेश आपके आदेश से हुआ। टेक्निकली तो इसे भी संसद को करने देना चाहिए था। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि कानून बन रहे हैं तो कानूनों के अंदर विशाखा गाइडलाइंस, जो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस के बाद निकलकर आई थी, वो भी आप ही ने महिलाओं को कार्य क्षेत्र में सुरक्षा मिले, यह निर्धारण आप ही ने गाइडलाइंस मिलाकर कर दी थी। आपने इस कार्य को किया और इसकी काफी तारीफ भी हुई कि हां, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, महिलाओं को वर्क प्लेस से इसकी वजह से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आपने संसद का काम खुद कर दिया था। पहले आपने संसद का काम खुद कर दिया, कानून बनाने वालों की जगह कानून के रखवालों ने कानून बना दिया है। इतना ही नहीं, आपने हाल ही के दिनों में जो गर्भपात संबंधी नियम बन रहे थे, उसमें गर्भपात के समय को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते आप ही ने किया है। क्या सही माना जाए? आप तब सही थे कि आज सही हैं? बोले इस पर तो आप डिबेट करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपने जवाब के साथ छोड़ दिया है। फिलहाल के लिए अब हम वापस संसद पर आते हैं। संसद क्या कर रही है? संसद क्या कर रही है? तो संसद ने, जैसा मैंने आपको बताया, लोकसभा के अंदर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, डाला हुआ है। अब सवाल यह बनता है कि असल मायने में ऐसा क्या है जो सरकार एकदम चाहती ही है कि महिला और पुरुष की शादी की उम्र एक समान हो जाए? क्या दिक्कत क्या है 21 और 18 होने में? दिक्कत क्या है पहले वो समझिए। देखिए, असल मायने में जो सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार मानती है वो है महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, चाइल्ड मैरिज पर इस कानून के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूछेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं?
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में चाइल्ड मैरिज में मात्र 4% की गिरावट आई है। यानी जो पहले 25 थी वो 21% हो गई है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। देश में कानून होने के बावजूद भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो चाइल्ड मैरिजेस पर जब आप कोई पाबंदी नहीं लगा पाए हैं तो आपके केवल कानून बना देने से कोई चीज परिवर्तित नहीं हो जाएगी। फिर सवाल है, फिर भी बराबर करने की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि जो कानून के साथ काम करने वाले लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उन्हें यह रहेगा कि 21 साल से पहले महिलाओं की शादी के बारे में विचार ही नहीं करना है, तो इससे वुमन एम्पावरमेंट होगा। जैसे महिलाओं को शिक्षा के ज्यादा अवसर दिए जाएंगे, जैसे महिलाओं को शादी के कारण पहले से ही पढ़ाई से रोककर साइड नहीं बिठाया जाएगा, महिलाएं भी देश की इकोनॉमी में पैरेलल कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी, रोजगार के अवसरों में उन्हें और आगे मौके दिए जा सकेंगे। इस वजह से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल जो है वो लोकसभा के अंदर लाया गया था, जिसके पीछे का बहुत बड़ा कारण वुमन एम्पावरमेंट था। फिर सवाल पूछेंगे, क्या सरकार ने मतलब बिल्कुल वैसे ही कि वंस अपॉन ए टाइम बस एकदम दिमाग में आया कि ऐसा कर देना चाहिए? जी नहीं। सरकार ने इस डिसीजन को बिल के रूप में लाने से पहले एक कमेटी बनाई थी, एक टास्क फोर्स बनाई थी, और उस टास्क फोर्स का नाम था जया जेटली समिति। अब देखिए, ये जितने भी मैंने फैक्ट्स आपको बोले हैं ना, इन्हें कृपया करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बेहतरीन आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो जया जेटली समिति थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी संसद को कि शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा अगर होता है तो ऐसी स्थिति में चेंज क्या हो जाएगा? चेंज क्या हो जाएगा? तो जो बिल है वर्तमान में, जो बाल विवाह को प्रोहिबिट करता है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसमें संशोधन होगा। जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, उसमें अमेंडमेंट होगा, 2021 का बिल कहलाएगा। नंबर 1। इसके बाद में और क्या चीजें होंगी इसके अंदर जो है, मतलब इसको एग्जामिन करने के पीछे जो कारण है वो मैंने आपको सारा लिख दिया है, ये सारा बता दिया है। इसके अलावा इसका विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है सरकार 2021 से इस बिल को अब तक पास नहीं करा पाई और कृषि बिल को कुछ ही घंटों में पास करा लिया। यह क्या सरकार की मंशा काम करने की है कि नहीं है? दिमाग में आपके प्रश्न आ सकता है। ऐसी स्थिति में अब सवाल यह आता है कि असल मायने में इस कानून के आ जाने से, यदि ये लॉ अभी लोकसभा में है, राज्यसभा के बाद में यदि ये कानून बन गया, तो इसकी वजह जो है वो बहुत बड़े विरोध बन सकते हैं। क्या क्या विरोध हो सकते हैं साहब? ऐसा विरोध हो सकते हैं बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अब तक 18 साल की वजह से चाइल्ड मैरिज, यानी कि 18 साल की उम्र हो जाएगी, चलिए तब शादी कर देंगे, अब उनको अगर आप 21 कर देंगे, तो बहुत सारे ऐसे समाज के हिस्से हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज कस्टम का हिस्सा है, और अगर आप किसी को उसके रीति रिवाजों से परे करते हैं तो आप आर्टिकल 25 का वायलेशन करते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात की गई है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इसको क्राइटेरिया 21 कर दिया तो देश की बहुत सारी शादियां असंवैधानिक हो जाएंगी, अविधिक हो जाएंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो जाएगा? अगर आपने ऐसा कर दिया तो लोगों की शादी की जो उम्र है, मान लीजिए किसी ने 18 की एज में शादी की थी, आपने कानून 18 से 21 कर दिया, तो वो 18 से 21 के बीच का जो टेन्योर है उसमें उस महिला की शादी कानूनी रूप से वैलिडेट नहीं हो पाएगी, और ऐसी स्थिति में उस महिला के साथ उस पूरे परिवार को लॉ के साथ उलझना पड़ेगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हो। सामाजिक जो ताना बाना है हमारे देश का, उसमें भी इस उम्र बढ़ाए जाने का विरोध हो रहा है। ठीक है, फिलहाल पार्लियामेंट ने अपने द्वारा इस चीज को एक पैनल के पास भेजा हुआ है जो इस विषय पर चर्चा कर रहा है। हालांकि देश की सरकार इस चीज को प्रमोट करती है कि महिलाओं की उम्र इसलिए बढ़ाई जानी चाहिए शादी के लिए ताकि वुमन एम्पावरमेंट हो सके, और सरकार ने इस बात को बोला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना भी है कि जब 18 साल की महिलाएं शादी के बाद मां बनती हैं तो उनके अंदर बच्चों में कुपोषण देखने को मिलता है और मातृ मृत्यु दर पे इसका बहुत फर्क पड़ता है, माताओं की हेल्थ पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए 21 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए, यह वर्तमान में सरकार की मंशा है। इस विषय पर
जो देश के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उसने भी अपने द्वारा बात कहते हुए कहा था कि हमने जो टास्क फोर्स गठित की थी उसने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करके ही हमें यह बात बताई थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा उम्र का इतिहास जान लीजिए जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मैंने आपको जानकारी दी वो करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी। अब मैं जो यहां से आगे आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश में महिलाओं की शादी को लेकर के प्रावधान क्या रहे हैं। इससे पहले जो बातें मैंने बताई वो जया जेटली समिति की सिफारिश पर थी। ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ष 1891 से। तब फूलमणि दास बाल विवाह का मामला हुआ था, एक बच्ची की शादी का मामला जिसमें उस बच्ची की दुर्घटना पूर्वक नुकसान हो जाता है, उस बच्ची का मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी विवाह के बाद सहमति के साथ, मतलब पति के साथ रहने की जो उम्र है यह 12 साल निर्धारित की गई थी। वर्ष 1891 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिलाओं की सहमति की उम्र, जिसे आप एज ऑफ कंसेंट कहते हैं, को 12 साल किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस 12 साल करने का भी समाज के कई वर्गों ने विरोध किया था। इवन इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो लोग थे उन्होंने भी इस 12 साल की उम्र किए जाने का विरोध अंग्रेजों का यह कहते हुए किया था कि आप हमारे सांस्कारिक जो मूल्य हैं, जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का साथ भी कई महिलाओं ने दिया, जैसे पंडिता रमाबाई, आनंदी गोपाल जोशी जो उस समय की महिला क्रांतिकारी थी। उन्होंने सरकार का, जो ब्रिटिश कालीन सरकार थी, उसका इस 12 साल की उम्र किए जाने का सम्मान किया या कहिए साथ दिया। आप विचार करें, इससे पहले इसका मतलब 12 साल से भी कम उम्र की महिलाओं का विवाह, बच्चियों का विवाह हो जाता था और वो पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध था। 1891 के बाद 1929 में आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह लाया गया था राय साहिबा हरविलास शारदा के द्वारा। इसके अंदर महिलाओं की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 14 वर्ष रखी गई और पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई। और यह एज क्राइटेरिया देश की आजादी तक चलता रहा। आजादी के बाद यह बढ़कर के 14 से 15 वर्ष कर दिया गया। आगे सुनते हैं। 2006 से पूर्व 1978 के अंदर इस कानून में एक बार और बदलाव किया गया और उस बदलाव के अंदर मैं वो फैक्ट लेकर आया था, पता नहीं आप लोगों के लिए डाला कि नहीं डाला मैंने। ठीक है ना, ये यहां से चलते हुए 14 से 18 जो है ना वो 1978 में हुआ था। 2006 के अंदर शारदा एक्ट का नाम बदल करके बाल विवाह निरोध अधिनियम, निषेध अधिनियम कर दिया गया था और उसके बाद से 21 साल और 18 साल उम्र चली आ रही थी। वर्ष 2006 से बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू है, लेकिन इस एक्ट से पहले ही, 2006 से पहले ही 1978, मैं एक्चुअली क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं, ये रहा, मैं वही कह रहा हूं कि 1978 था। 1978 तक, ये चीज फैक्ट याद रखिएगा, कई बार पेपरों में सवाल पूछ लिया जाता है कि महिलाओं की जो शादी की न्यूनतम उम्र है वो 15 साल कब तक थी, 1978 तक थी। या फिर यूं पूछा जा सकता है महिलाओं की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल कब की गई, तो वो 1978 में की गई थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 1929 में 14 साल थी, 47 में 15 साल हुई, कब तक चली, 78 तक चली, 78 में 18 साल हुई। ठीक है, उसके बाद से इस कानून में शारदा एक्ट का नाम चलता रहा। शारदा एक्ट 2006 में बदल दिया गया और 2006 में बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम कर दिया गया। नाम बदला था, एज अभी भी 18 ही थी। अब उसी निषेध अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है 2021 में, तो क्या बन जाएगा, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम। ठीक है, 2021, जिसमें न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 की बात की गई है। उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हों। ठीक है, क्लियर है। यदि ये जानकारी आपको समझ में आ गई हो, फैक्चुअली आपको ये जानकारी मिल गई हो, तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो मैं इस सेशन के अंदर और हर दिन ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके जितने भी सेशंस हैं
ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कौन से मूल अधिकार की बात इनमें ज्यादा हो, किस प्रकार से इतिहास से इसे रिलेट किया जा सके, तो करंट के विषय को हमने इतिहास और पॉलिटी के साथ घोलकर आपको देने का प्रयास किया है। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। हमने आप लोगों को इसी तरह से अपनी पूरी बेसिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो विशेष रूप से एसएससी के विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं आपको बता दूं, एसएससी वाले विद्यार्थी अभी से दिमाग में बिठा लें, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, अब बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है जीके, क्योंकि मेंस के अंदर ये चारों सब्जेक्ट बहुत बड़े तरीके से पूछे जाएंगे। बराबर वेटेज अब आपके मेंस के अंदर जीके का है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपका एग्जाम, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अब जीके है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी पूरी प्रिपरेशन हो तो वो एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज आरएनए बाय अंकित अवस्थी। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप यहां जाएं, अपने लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। आपका एक बेहतरीन बैच यहां आ रहा है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी देखा जा सकता है। पूरा कंटेंट दोनों भाषाओं में बाइलैंग्वेज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रॉपर तरीके से 6 महीने विस्तार पूर्वक सिलेबस खत्म कराया जाएगा। कुछ लोग ये डिमांड कर सकते हैं, अजी सर पेपर तो बिल्कुल आ गया। भाई साहब कोई बात नहीं, अगर आप अब तक नहीं कर पाए या तो आपको पहले जाग जाना चाहिए था। हम अब जागे हैं, आप हमारे साथ जाग जाइए। लेकिन अगर आप जाग गए हैं तो ये यकीन मानिए, जितने भी विद्यार्थी इस समय कंपटीशन में हैं वो जीके के बिना पेपर के अंदर बहुत ज्यादा चुनौतियां फेस करेंगे। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपका जॉब आपके साथ रहे तो इस जीके को अपनी ताकत बना लीजिएगा। यह केवल एसएससी के लिए नहीं, डिफेंस के लिए भी लागू है, बाकी सबके लिए तो पहले भी लागू था। एसएससी वालों के लिए विशेष रूप से ये जो सेशन है ना, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। आप इस पर काम करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। क्लासेस सीधा बोर्ड से होंगी, बहुत अच्छे से 1 वे 2 वे प्रॉपर तरीके से डिस्कशंस होंगे, प्रॉपर कॉल सेंटर की सुविधा, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग की सुविधा और प्रॉपर समय पर गाइडेंस आपको दी जाती रहेंगी। अपनी सीट जल्दी से बुक करा लें। और जो बात थी रिफंड की, हमने गूगल फॉर्म आपके लिए लगाया हुआ है, आप जाकर अपना रिफंड फॉर्म फिल कर दें। आपका जो अनअकैडमी से रिफंड आना था वो होपफुली आने की मेल शुरू हो चुकी होंगी। आप अपना कमेंट बॉक्स में वो भी जानकारी हमें देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। ये कंटेंट आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा, वेरीफाइड अकाउंट है। धन्यवाद। टेलीग्राम का